व्हाट डू वी नीड इन आवर लाइफ? तो आंसर है कि हमें हमारी जिंदगी में लगभग दो चीज़ों की ही ज़रूरत होती है बस। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं वो? आंसर है, पहला है मटेरियल और दूसरा है एनर्जी। बस इन्हीं दो चीज़ों की हमको ज़रूरत है और इन्हीं दोनों चीज़ों से हमारी पूरी लाइफ चलती है। मटेरियल चाहिए हमको। मटेरियल में हमको क्या क्या चाहिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए याद दिलाता हूँ। मटेरियल में हमको पानी चाहिए, हमको हवा चाहिए, हमको आटा चाहिए, दाल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो हमको मटेरियल चाहिए। दूसरा, हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी में हमको क्या चाहिए? एनर्जी में हमको हीट एनर्जी चाहिए, एनर्जी में हमको लाइट एनर्जी चाहिए, हमको केमिकल एनर्जी चाहिए। इस तरीके से हमको बहुत सारी एनर्जीज भी चाहिए। और मटेरियल और एनर्जी, इन दोनों चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है हमारी इस लाइफ में। इन दोनों चीज़ों के बगैर हम अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब अगर ये दोनों ही चीज़ें चाहिए, इन दोनों चीज़ों के अलावा हमको इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो मटेरियल आप ले लें या आप एनर्जी ले लीजिए। इन दोनों में ही एक चीज़ ऐसी है जो दोनों में कॉमन है और वो हमको कंपल्सरीली चाहिए। ज़रूर है, उसके बगैर हमारा काम नहीं बनेगा। क्या है वो जो दोनों में हमको कंपल्सरीली चाहिए? तो आंसर है, दोनों में ही हमको स्टोरेज चाहिए, भंडारण। हम मटेरियल को भी स्टोर करना चाहते हैं, उसको इकट्ठा करना चाहते हैं, उसको भर के रखना चाहते हैं, जमा करके रखना चाहते हैं, उसको स्टोरेज चाहते हैं हम उसका। सिमिलरली हम एनर्जी का भी स्टोर चाहते हैं। हम लाइट एनर्जी को स्टोर करके रखना चाहते हैं, हम हीट एनर्जी को स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो ये जितनी भी एनर्जी है या मटेरियल है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। इनके साथ एक प्रोसेस जो है, जो इन दोनों में ही कॉमन है, और वो है स्टोरेज, कि हम इन सब को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, भर के रखना चाहते हैं। और स्टोर क्यों करना चाहते हैं? ताकि जब हमको ज़रूरत हो और जितनी हमको ज़रूरत हो तब हम उतनी मात्रा में उस चीज़ को ले सकें। बात आपको समझ आ रही है? तो मटेरियल हो या एनर्जी हो, इन दोनों में एक चीज़, एक प्रोसेस ऐसी है जो हमको चाहिए ही चाहिए, और वो प्रोसेस है स्टोर। दोनों चीज़ों को हम स्टोर करके रखना चाहते हैं। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को हम स्टोर करना क्यों चाहते हैं? ये बड़ी आसान सी चीज़ है इसको समझना, कि इन दोनों चीज़ों को हम स्टोर इसलिए करके रखना चाहते हैं बेटा, क्योंकि किसी भी चीज़ को हो, चाहे कोई मटेरियल आप ले लीजिए या एनर्जी ले लीजिए आप, चाहे वो लाइट एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो, इसको आप, इसका यूज़ आप तभी कर ही सकते हैं जब उसका स्टोर आपके पास होगा। अगर आप उसको भर के नहीं रखते हैं, आप उसको जमा करके नहीं रखते हैं, आप इसका स्टोरेज तैयार नहीं करते हैं, आप इसको स्टोर नहीं करते हैं, तो आप ना तो मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं और ना ही तो आप कभी भी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। आप कभी कर ही नहीं सकते। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। किसी भी चीज़ को, चाहे वो मटेरियल हो या वो एनर्जी हो, इन दोनों में से किसी भी चीज़ को आप देखें, आप दो रास्ते हैं आपके पास दो मेथड हैं जिनसे इन दोनों चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? दो चीज़ें, दो मेथड हैं। नंबर एक, या तो जहां से वो चीज़ मिलती है उसे आप चालू करें, या तो आपने कहीं अगर उसको भर के रखा है, कहीं उसको स्टोर करके रखा है, तो वहां से आप उसको ले सकते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपको गेहूं चाहिए तो या तो सीधे सीधे आप उसके सोर्स से लीजिए जाके। कहने का मतलब यूं कि खेतों में गेहूं के पेड़ लगे हैं, उनको काटिए, उनसे गेहूं निकालिए, आपको गेहूं मिलेगा।
अगर आपको पानी चाहिए तो सीधे या तो आप उसको सोर्स से, जैसे गेहूं की बात की, तो या तो आप गेहूं को सोर्स से ले सकते हो कि गेहूं के पेड़ खेतों में लगे, उनको काटिए, उनसे गेहूं निकालिए तो आपको गेहूं मिल जाएगा। और या तो आपके घर में जो एक टंकी रखी हुई है जिसमें आपने गेहूं को स्टोर करके रखा हुआ है, वहां से आप गेहूं निकाल के ले सकते हैं। तो खेतों में जो पेड़ है वो क्या चीज है? वो सोर्स है। समझ में आया? वो क्या है? वो आपकी उस चीज का सोर्स है। लेकिन आपने घर में जिस टंकी में गेहूं को भर के रखा हुआ है वो क्या है? तो आंसर है वो आपके गेहूं का स्टोरेज है। वहां पर आपने स्टोर करके रखा और फिर पूरे साल, पूरे वर्ष जब भी आपको जरूरत होती है वहां से आप थोड़ा थोड़ा करके गेहूं निकालते रहते हैं। सिमिलरली अगर आपको वाटर की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो आप दो तरह से पानी ले सकते हैं। या तो आपके घर में लगी हुई मोटर को चलाइए, आप मोटर चलाएंगे सीधे डायरेक्ट पानी आपको मिलेगा, तो वो पानी का क्या है? वो वाटर का क्या है? सोर्स है। और अगर आप सोर्स से नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप वाटर कहां से ले सकते हैं? आपके पास एक और प्रोसेस है, एक और विधि है, एक और तरीका है जहां से आप वाटर ले सकते हैं। आपने अपनी एक बकेट में, एक बाल्टी में घर में पानी भर के रखा है, वहां से पानी ले सकते हैं। तो पानी को लेने के आपके दो तरीके हो गए। या तो आप मोटर चलाइए तो सीधे सोर्स से आपको पानी मिल जाएगा, और या तो आपने बाल्टी में जो स्टोर करके रखा हुआ है वहां से सीधे पानी ले लीजिए तो आपको स्टोरेज से पानी मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसे ही आपको अगर लाइट एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी आपको चाहिए कब? लाइट एनर्जी हमको चाहिए दिन में। आंसर इज नो। दिन में तो ऑलरेडी सन रहता है, तो दिन में तो हमारे पास लाइट सफिशिएंट रहती है, तो दिन में हमको लाइट एनर्जी नहीं चाहिए। हमको लाइट एनर्जी चाहिए रात में। बात समझ में आई? हमको लाइट एनर्जी कब चाहिए? रात में, जब चारों तरफ अंधेरा होगा उस वक्त हमको लाइट एनर्जी चाहिए। हम लाइट एनर्जी चालू करेंगे और अपने कमरे में रोशनी हो जाएगी, या जहां हमको जरूरत है वहां रोशनी हो जाएगी, और उस वक्त हम लेना चाहते हैं। तो उसके लिए दो तरीके हैं। लाइट एनर्जी को या तो सीधे आप सोर्स से लीजिए। सोर्स क्या है लाइट एनर्जी का? लाइट एनर्जी का सोर्स है जनरेटर। या तो आप सीधे जनरेटर चला लीजिए, तो जनरेटर चलाएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और उससे लाइट एनर्जी आपको मिल जाएगी। और या तो कहीं पर भी आपने लाइट एनर्जी को स्टोर करके अगर रखा है, उसको जमा करके रखा है, उसको भर के रखा है, तो वहां से भी आप लाइट एनर्जी ले सकते हैं। यह भी एक तरीका है। सिमिलरली अगर आपको हीट एनर्जी चाहिए तो आपको हीट एनर्जी कब चाहिए? आंसर है आपको हीट एनर्जी उस समय चाहिए जब आपको खाना बनाना है। तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो अब आपको फिर से हीट एनर्जी आपको मिलती कहां से है? आंसर है हीट एनर्जी हमको सन से मिलती है। सन से जो एनर्जी आती है उसमें दो एनर्जीज होती हैं, एक हीट एनर्जी और दूसरी लाइट एनर्जी। अगर आपको हीट एनर्जी चाहिए तो आपको खाना बनाने के लिए हीट एनर्जी चाहिए, और हीट एनर्जी नेचर से आपको मिलती कब है? आंसर है दिन में मिलती है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर बार हमें दिन में ही खाना बनाना होगा। अगर कभी हमको शाम को खाना बनाना है, रात में खाना बनाना है, उस समय तो हीट एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। तो उस समय आपकी हीट एनर्जी कौन से काम आएगी? कि दिन में जो हीट एनर्जी सन से आई है उसको हम स्टोर करके रखें, एक बर्तन में एक भंडार बना लें, उसको जमा कर लें, और जब हमको खाना बनाना हो रात में, शाम को, सुबह, हम उस हीट एनर्जी का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरे यूं कि हमें हमारी लाइफ के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, मटेरियल और एनर्जी। और इन दोनों चीजों का अच्छे से यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास स्टोरेज होगा। क्यों? क्योंकि सन से लाइट एनर्जी आती है दिन में, लेकिन हमको तो रात में जरूरत है, तो फिर अब नहीं जला सकते, अब यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्टोर होगा तो आपने उसमें लाइट एनर्जी भर के रखी और फिर रात में आपने जला लिया उसको, तो स्टोर के बगैर आपका काम नहीं बनेगा। सिमिलरली हीट एनर्जी आती कब है? दिन में, जब सन निकलता है। लेकिन आपको कब चाहिए? जब आपको खाना बनाना है। ठीक है, उस वक्त आपको चाहिए। तो अगर आपके पास स्टोर नहीं है तो आप हीट एनर्जी का यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली वाटर के केस में, मटेरियल के केस में भी अगर आपके पास स्टोर नहीं है
तो आप वाटर यूज नहीं कर सकते। समझ आ रही होगी बात आपको? ठीक है, ओके। तो ये इन सारी चीजों का जो एग्जाम्पल मैंने बताया, इनसे एक बात तो अब क्लियर है कि चाहे मटेरियल हो या एनर्जी हो, इन दोनों के केस में एक चीज ऐसी है जो हमको कंपल्सरीली चाहिए, उसके बगैर हमारा काम बनेगा ही नहीं, और वो कौन सी चीज है? वो है स्टोर। हम भर के उसको रखना चाहते हैं। तो अब आप समझ गए कि हमें स्टोर क्यों चाहिए। तो आंसर है क्योंकि चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो एनर्जी हो, उसकी अवेलेबिलिटी का टाइम और उसकी यूज का टाइम दोनों अलग अलग होते हैं। जब हीट एनर्जी मिलती है उस समय हमको यूज नहीं करना, जब लाइट एनर्जी मिलती है हमको नेचर से उस समय हमको यूज नहीं करना, उसको हमको यूज करना है रात में। इसलिए अगर स्टोर नहीं है तो आप यूज नहीं कर सकते। तो आपको स्टोर चाहिए ही चाहिए। आपको एनर्जी का भंडारण, बिना एनर्जी के भंडारण के, बिना एनर्जी को स्टोर किए आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। और उसके लिए मैंने एक लाइन बताई, स्टोर हमें क्यों चाहिए? क्योंकि किसी भी एनर्जी हो या मटेरियल हो, उसकी अवेलेबिलिटी का टाइम, वो जब हमको मिलता है वो, और जब हम उसको यूज करते हैं, दोनों के टाइम अलग अलग होते हैं। अगर दोनों का टाइम सेम हो कि जब हमें एनर्जी मिलेगी हम उसी वक्त केवल उसका यूज करेंगे, जब नहीं मिलेगी तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, तो फिर हमें स्टोर नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में जब जो चीज हमको मिलती है, जरूरी नहीं है कि हम उसी समय उसका यूज करें, हम उसको बाद में यूज करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल में लाइट में बताया आपको कि लाइट मिलती है हमें सन से दिन में है, लेकिन हमको तो जलाना रात में है। तो अवेलेबल कब होती है लाइट? हमको दिन में, लेकिन यूज कब करते हैं हम उसको? रात में। खाना बनाने के लिए हीट मिलती है हमें दिन में है, लेकिन हम तो खाना बनाते हैं रात को 8 बजे। इसलिए उस समय हम खाना नहीं बना सकते अगर हमारे पास स्टोर नहीं होगा। तो अब सभी बच्चे, एक बात तो क्लियर हो गई सभी को कि मटेरियल भी हमें चाहिए, एनर्जी भी हमें चाहिए हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, लेकिन उन दोनों में एक प्रोसेस है जो कंपल्सरीली हमको चाहिए, एंड दैट इज स्टोर। स्टोर नहीं होगा तो हम इसको, किसी भी मटेरियल को हो या किसी एनर्जी को, हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब ये चीज जब हम समझ गए तो आज हम किसको स्टोर करके रखना चाहते हैं? आंसर है, आज हम जो बात करना चाहते हैं वो ये बात करना चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं। सबसे पहले स्टोर हमें क्यों चाहिए? स्टोर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि मटेरियल हो या एनर्जी हो, उसके मिलने का समय और उसके यूज करने का समय अलग अलग होता है। स्टोर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि पदार्थ हो या ऊर्जा, उसके अवेलेबिलिटी का टाइम और उसके यूज का टाइम अलग अलग होता है। तो एक तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरी, हम आज किसके स्टोरेज की बात करना चाहते हैं? तो आंसर है, हम आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टोरेज की बात करना चाहते हैं। हम वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखना चाहते हैं। हम वैद्युत ऊर्जा, जिसे आप अंग्रेजी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर करना चाहते हैं। ठीक, तो ये आपको बहुत याद रखना है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर करना चाहते हैं। और क्यों स्टोर करना चाहते हैं ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
स्टोर हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जिस समय हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है जरूरी नहीं है कि उसी समय हम उसको यूज करें। हमारी मिलने उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मिलने का समय और हमारी यूज करने का समय अलग अलग हो सकता है। हम उस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे जब हमको बल्ब जलाना होगा, लाइट जलानी होगी, लेकिन अगर उस समय बिजली नहीं आ रही है तो आप नहीं यूज कर सकते। इसलिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना चाहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे स्टोर करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर ऐसे करना है, उसके लिए आपको सिंपल, कुछ ज्यादा बवाल नहीं है, सिंपल सा आपको एक कंडक्टर लेना है। कोई भी चालक ले लें, स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, कोई भी कंडक्टर आप ले लें। उस स्फेरिकल कंडक्टर में या जो भी कंडक्टर आपके पास है उसमें आप चार्जेस को आप ला के उसमें भर दीजिए। आपके पास जो भी कंडक्टर है उसमें चार्जेस को आप ला कर भर दीजिए। जब आप बहुत सारे चार्ज भर देंगे भरते जाएंगे, वन बाय वन भरते जाएंगे, तो इस कंडक्टर में जब बहुत सारे चार्जेस एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और बिल्कुल आप दबा के भर देंगे, तो आप जानते हैं उस कंडक्टर के पास बहुत सारे चार्जेस आ जाने से उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। चार्जेस को आप ले सकते हो कि हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए उस पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लाते जाएंगे और कोई भी कंडक्टर ले लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन को हम डालते जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक छोटे से कंडक्टर में हमने इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे तो बहुत पास आ जाएंगे। बहुत पास आने से उनके बीच आपस में एक तनाव भी होगा, एक टेंशन भी होगा। ये हम पहले ही फिगर बना के आपको दिखा चुके कि जब चार्जेस बहुत पास भरे जाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण की वजह से एक टेंशन उनमें क्रिएट हो जाता है। और जब आप कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा भर देंगे तो उस कंडक्टर के पास एक एनर्जी आ जाएगी, और क्योंकि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के भरने की वजह से है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर से, ये एनर्जी कंडक्टर के पास किस वजह से है? इलेक्ट्रॉनों को ऐसा कंप्रेस करके भरते जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एनर्जी है, और क्योंकि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इसलिए हमने इस एनर्जी का क्या नाम रखा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जिस कंडक्टर में आप ऐसा इलेक्ट्रॉनों को कंप्रेस करके भरते जाएंगे, उस कंडक्टर के पास बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। देखो, पहले भी आपको ये बातें बताई जा चुकी हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी चाहे आपकी जो एनर्जी हो, आप पहले भी पढ़ चुके हैं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, कि एनर्जी ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं। हम केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको बदल सकते हैं। यहां पर भी जब इलेक्ट्रॉनों को ला कर आप कंडक्टर में भरोगे तो यहां पर भी आप एनर्जी उत्पन्न नहीं कर रहे हो, आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। कैसे? आपने कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन भरा, आपने कोई भी कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर में आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से डालने आएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देगा, तो ये प्रतिकर्षित करेगा उसको, तो आपको वो इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती डालना पड़ेगा। इस तरह से जितना इलेक्ट्रॉन, जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर लाएंगे तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर उससे रिपेल करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर नहीं आएगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको जबरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन्स भर देने, और ऐसा करके 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने भर दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन इतने नजदीक आ गए और ये सब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं प्रतिकर्षण की वजह से, इसलिए इसमें बहुत सारी क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको बोलते हैं। ओके, अब जब इसमें एनर्जी आ गई तो ये सारे चार्जेस, देखो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे चार्जेस। कोई भी चार्ज होगा हम उसको यहां भर सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसमें बदल सकते हैं। अब इसमें एनर्जी कैसे आ गई?
अभी मैंने आपको बताया कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही तो हम नष्ट कर सकते हैं। तो जब हमने इसमें भरा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसमें एनर्जी कैसे आ गई? बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां डालने जाओगे, वो इलेक्ट्रॉन, अभी आपने देखा अगर उस इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नया डालने जाओगे वो इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर नहीं करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बल लगाना पड़ेगा और हमको विस्थापन करना पड़ेगा और जबरदस्ती हमको कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे। अब आप सोचिए, अगर जबरदस्ती हमको कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डालने पड़ रहे हैं तो हमको तो फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो हम काम करना पड़ता है हमको। तो अगर हमको वर्क करना पड़ता है मतलब हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। वी आर डूइंग वर्क एंड आवर एनर्जी इज स्पेंडिंग हियर। हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, और अगर हमारी एनर्जी खर्च हो रही है तो वो एनर्जी नष्ट तो नहीं हो सकती, कहां चली जाएगी? तो आंसर वो एनर्जी ही इस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। हम जो चार्जेस को भरने के लिए जो भी फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वर्क करते हैं, इसका मतलब हम अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, वो एनर्जी इसके पास स्टोर हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। अब इसमें एक थोड़ी सी चीज और देखिए, इसमें जो चार्जेस आपने भर दिए तो वो चार्जेस यहां पर मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, वो चार्जेस स्टेबल हैं, रुके हुए हैं। कैसे चार्जेस हैं? तो बड़ा सिंपल है कि ये चार्जेस कैसे हैं? ये चार्जेस रुके हुए चार्जेस हैं, स्टेशनरी चार्जेस हैं, रुके हुए हैं, स्टेबल चार्जेस हैं। इसलिए इस एनर्जी के साथ हमने एक एडजेक्टिव और जोड़ दिया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस एनर्जी का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे चार्जेस कैसे हैं? रुके हुए हैं, स्टेबल हैं, स्टेशनरी हैं। तो इनके पास जो भी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आपने मेनली दो तरीके की एनर्जीज पढ़ी हुई हैं, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा। अगर किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा है तो उस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज के पास उसकी गति के कारण उसमें ऊर्जा है तो हम उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यहां पर चार्जेस के पास जो भी ऊर्जा है वो उनकी स्थिति की वजह से है, क्योंकि वो दबा दबा के भर दिए गए, पोजीशन की वजह से उनकी ऊर्जा है। इसलिए इस एनर्जी का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पहले ही नाम था इलेक्ट्रॉनों की वजह से, इसलिए इस एनर्जी का पूरा नाम पड़ गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल क्यों? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से। पोटेंशियल क्यों? क्योंकि सारे चार्ज पार्टिकल अभी रुके हुए हैं, उनकी पोजीशन की वजह से केवल उनके पास ऊर्जा है, इसलिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है? इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ये, तो क्या वैद्युत गतिज ऊर्जा भी हो सकती है? आंसर इज यस, वैद्युत गतिज ऊर्जा हो सकती है। कैसे? हमने इसमें बहुत सारे चार्जेस दबा दबा के भर दिए, अब इनके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई। अगर हम इन चार्जेस को गति करवा दें, अगर हम इन चार्जेस को गति करवा दें तो इनके पास एनर्जी है, ये बड़ी जोर से गति करेंगे, और जब ये गति करेंगे तो बीच में हम कोई डिवाइस लगा देंगे, उस डिवाइस में काम करेंगे और हमारी एनर्जी हमको वापस कर देंगे, हमारी एनर्जी हमको वापस कर देंगे। और उस समय इनके पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी, वैद्युत गतिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि उस समय वो गति कर रहे होंगे और गति करते समय वो वर्क करेंगे और वर्क करके हमारी एनर्जी हमको वापस करेंगे। उस वक्त उनके पास जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे वैद्युत गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी। अब इनको गति कैसे करवाना है? बड़ा सिंपल है बेटा, ये चार्जेस एक दूसरे के प्रतिकर्षण में हैं, टेंशन में है एक दूसरे के साथ, बड़े नजदीक है, सेम चार्ज है, रिपेल हो रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन इनको दूर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इनको दूर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके चारों तरफ कौन है? एयर,
और आप सभी बच्चे जानते हैं कि एयर इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है, और वो इन चार्जेस को ऐसा दूर नहीं जाने देता। तो अगर हम इनको जरा सा भी रास्ता दे देंगे, इफ वी अलाउ देम टू गो, देन दे विल डू वर्क एंड दे विल रिटर्न आवर एनर्जी, वो हमारी एनर्जी हमको वापस कर देंगे। अब हम इनको चलाएं कैसे? किसी भी चीज को चलाने का तरीका क्या होता है? आपके पास किसी भी चीज को चलाने का तरीका बड़ा आसान है। जैसे अगर आपको वाटर को फ्लो करवाना है, वाटर को चलाना है, अगर आप चाहते हैं कि वाटर चले और चल करके हमारा काम करे, तो आप वाटर कैसे चलाते हो? बड़ा सिंपल है। आप क्या करते हो, एक टंकी लेते हो जिसमें वाटर आप भर देते हो, और ये हायर लेवल है, हायर लेवल, पानी का लेवल यहां पर हाई है, और यहां पर एक ये जमीन है, अर्थ हमने मान लिया यहां पर है। अब हमको इस पानी को चलाना है और पानी को चला के इससे काम लेना है। क्या करेंगे हम? तो हमारे पास पानी है, एक टंकी में भरा है, हायर लेवल, अर्थ है, और अर्थ का लेवल कैसा लेवल है? लोअर लेवल, या हाइट आप समझ लो। ये टंकी हमारी छत में रखी है, ये सेकेंड फ्लोर के ऊपर, तो इसका लेवल हाई है, हाइट इसकी ऊंची है, और जमीन ये नीचे है, तो इसका लेवल कैसा है? लोअर लेवल है। अब अगर हम पानी को चला के काम करवाना चाहते हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे? पानी को फ्लो होने के लिए एक रास्ता दे देंगे, एक पाइप लगा देंगे टंकी से और जमीन के बीच में। अब क्या होगा? जब आप टंकी और जमीन के बीच में पाइप लगा देंगे, तो यहां से पानी बड़ी जोर से ऐसा चलेगा और फ्लो होके नीचे जमीन में जाता रहेगा। अब यहां पर हम अपनी कोई भी मशीन लगा सकते हैं, यहां पर हम अपनी एक टरबाइन लगा देंगे, ऐसे पंखा लगा देंगे। जब ये पानी आएगा नीचे से, ऊपर से नीचे आएगा, तो ये बड़ी जोर से फ्लो होगा और इसको धक्का मारेगा। इसको धक्का मारेगा तो ये टरबाइन क्या होगी? घूमना शुरू कर देगी। टरबाइन घूमना शुरू कर देगी, इससे हम अपना जनरेटर चलाएंगे, जनरेटर चलाएंगे, बिजली बनाएगी, हमारा काम हो जाएगा। तो अगर पानी से कभी आपको काम लेना है, तो चलता हुआ पानी ही काम कर सकता है, रुका हुआ पानी काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अगर आपको उसको फ्लो करवाना पड़ेगा, बिना फ्लो करे वो आपका वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें कौन सी है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इससे वर्क करवाना चाहते हैं, वर्क करवाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको फ्लो करना पड़ेगा। बिना फ्लो के वर्क नहीं हो सकता, आप याद रखिए। जैसे आपके पास अगर कोई बैटरी है, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, और वो फुल चार्ज है, आपने बैटरी को पूरा चार्ज करके रखा हुआ है। अब आपको एक बल्ब जलाना है या बैटरी से काम करवाना है, चार्जेस जो भर के रखे हैं आपने उस पर। अब ये काम तब तक नहीं करेगी जब तक आप इसको रास्ता नहीं दोगे फ्लो होने के लिए। बैटरी में एक टर्मिनल होता है जिसका पोटेंशियल हाई होता है, हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल, और एक पोटेंशियल होता है लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल जिसको आप बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अगर आपको फुल बैटरी चार्ज है और उसमें से काम लेना है, तो आपको दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। एक तार लाइए, उस तार को पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़िए, उसका दूसरा सिरा नेगेटिव टर्मिनल में जोड़िए, और बीच में अपना बल्ब लगा लीजिए, बीच में फैन लगा लीजिए। जैसे ही आप कनेक्शन देंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के चार्जेस दौड़ेंगे दौड़ेंगे, और वहां बीच में हमारा पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब के फिलामेंट को स्ट्राइक करेंगे और बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। पंखे को टक्कर मारेंगे, ऐसा पंखा लगा हुआ है, चार्जेस ऐसा चल के आएंगे, पंखे को घुमा देंगे, पंखा चलना शुरू कर देगा। तो किसी से भी आपको वर्क लेना है, उसको मोशन में लाना पड़ेगा, उसको गति करवानी पड़ेगी। बिना गति के वर्क आप नहीं करवा सकते उसको। सिमिलरली आपने हीट इंजन बनाया क्लास 11th में, हीट से वर्क करवाया आपने, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला, पर हीट ने कैसे वर्क किया? उसके लिए आपने एक सोर्स लिया, आपको एक हायर टेम्परेचर की बॉडी चाहिए,
एक लोअर टेम्परेचर की बॉडी चाहिए और दोनों के बीच में एक रास्ता चाहिए। जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे, हीट हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर मूव करेगी और बीच में हम अपना पिस्टन, गियर, चक्का सब कुछ बीच में लगा देंगे, पूरा इंजन लगा देंगे और हीट इंजन बन जाएगा। जब हीट हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर जाएगी तो हीट उस इंजन को चला देगी और हमारा हीट इंजन बन जाएगा। वही चीज यहां करना चाहते हैं। हमने एक कंडक्टर में, ये एक कंडक्टर है चालक, बस और कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक कंडक्टर था, उसमें हमने बहुत सारे चार्जेस ऐसे कंप्रेस करके भर दिए। अब इसके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब अगर हम इसको काम करवाना चाहते हैं तो ये चार्जेस हमको फ्लो करवाने पड़ेंगे और फ्लो करवाने के तरीके अभी मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए। एक हीट के केस में बताया, एक वाटर के केस में बताया और एक अभी मैंने बताया बैटरी वाला एग्जांपल चार्जेस के केस में। यहां पर भी आपको वही करना पड़ेगा। इसके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है और आपने इसको क्योंकि बहुत चार्जेस दिए हैं तो आप याद करिए, चार्जेस आर द सोर्स ऑफ पोटेंशियल। आवेश ही विभव का स्रोत है। आपने जब बहुत सारे चार्ज दिए तो इसके पास पोटेंशियल भी हाई हो गया, तो इसका पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल बहुत हाई हो चुका है। आपको अगर मूव करवाना है इन चार्जेस को तो आप एक काम करिए, एक लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी लीजिए और हमारे पास लोअर पोटेंशियल वाली एक बॉडी बड़ी अच्छी है और वो है हमारी अर्थ। आप याद रखिए, हमारी अर्थ का पोटेंशियल 0 पोटेंशियल होता है। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो 0 पोटेंशियल होता है। तो आप क्या कर दीजिए, आप अर्थ में, ये हमारी अर्थ है, आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए, एक रास्ता दे दीजिए। जैसे वाटर में दिया, हीट में दिया हमने उसको फ्लो होने का रास्ता, बैटरी में हमने फ्लो होने का रास्ता दिया। सिमिलरली यहां पर भी आप एक रास्ता दीजिए। अब क्योंकि ये चार्जेस बिल्कुल दबे हुए भरे थे एक दूसरे में, बड़ा टेंशन में थे, जैसे ही आप रास्ता देंगे इस रास्ते से बड़ी जोर से निकल के चार्जेस भागेंगे और भाग करके हायर पोटेंशियल, और अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0 पोटेंशियल। अर्थ का पोटेंशियल 0 पोटेंशियल होता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्जेस जाते हैं तो ये चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएंगे और जैसे ही हायर से लोअर की ओर जाएंगे ये चार्जेस, क्या होगा, बीच में हम अपना बल्ब लगा देंगे। ये चार्जेस जैसे ही चलेंगे बड़ी तेज दौड़ेंगे, बीच रास्ते में इनको बल्ब मिलेगा, बल्ब के फिलामेंट को स्ट्राइक करेंगे, उनसे टकराएंगे और टकरा के इतनी जोर से टकराएंगे कि वो गर्म होके चमकना शुरू कर देगा, बल्ब जलेगा, लाइट मिलेगी, हमारा काम हो जाएगा। हम यहाँ बीच में अपना एक पंखा लगा देंगे, फैन लगा देंगे यहाँ बीच में। जब ये चार्जेस जाएंगे बड़ी जोर से टक्कर मारेंगे और चार्जेस जाएंगे ऐसा टक्कर मारेंगे, फैन चल जाएंगे और पंखा चलना शुरू कर देगा, हमारा काम हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं और उसको स्टोर करने का तरीका आपने अभी देखा कि कैसे स्टोर कर सकते हैं। बड़ा सिंपल मेथड है, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक कंडक्टर लेना है और उस कंडक्टर में चार्जेस को दबा के जबरदस्ती चार्जेस को, बहुत सारे चार्जेस को उसमें भर देना है। ऐसा करने से उसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा और जब आप चाहें फिर एक लोअर पोटेंशियल बॉडी से उसको कनेक्ट कर देना और बीच में अपनी जो भी मशीन आप लगाओगे वो चल जाएगी। और देखिए एक चीज, जब यहां पर चार्जेस थे तो उनके पास कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब चार्जेस यहां से सब दौड़ेंगे और आपका काम करेंगे, उस समय जो चार्जेस यहां पर होंगे उनके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, तो आंसर है उनके पास रहेगी इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और ये है वैद्युत गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका मतलब चार्जेस के पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कब होगी, जब चार्जेस को आप एक कंडक्टर में
कंप्रेस करके भर देंगे, लेकिन चलना अलाउ नहीं करेंगे। उस वक्त उनके पास होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर आपने चलना अलाउ कर दिया तो चल करके वो जो वर्क करेंगे, वो जो एनर्जी उनके पास होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम बोलेंगे वैद्युत गतिज ऊर्जा। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास एक बड़ा अच्छा तरीका मिला हमको। एक कंडक्टर लीजिए और उसमें चार्जेस को कंप्रेस करके भर दीजिए। ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर करना हम सीख गए, हम जान गए। अब बात ये आती है कि क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास कोई दूसरा तरीका है, कि यही एक तरीका है कि आप एक कंडक्टर लो, बस उसमें चार्जेस को जबरदस्ती भर दो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का यही एक तरीका है, या हमारे पास कोई दूसरा तरीका भी है? आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। याद रखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास कोई दूसरा मेथड नहीं है। यही एक लौता मेथड है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं, कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि हमारे पास तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का और भी तरीका है, हमारे पास बैटरी है, सेल है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। देखो, मैं फिर से एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ लें। मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का एक मेथड हमने बताया, सिंपल मेथड। एक कंडक्टर लीजिए, उसमें चार्जेस को भर दीजिए, चार्जेस ला ला के उसमें डाल दीजिए, तो इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी, और जब चाहें जितनी चाहें आप इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आए कि क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास कोई दूसरा तरीका है? तो मैंने बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा मेथड नहीं है। तो कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आया, तो फिर बैटरी में और सेल में तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि बेटा ऐसा नहीं होता। आप सेल में, बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं करते हैं। आप याद कीजिए कि बैटरी के भीतर इलेक्ट्रिकल नहीं, बल्कि बैटरी के भीतर केमिकल भरा होता है, और बैटरी के भीतर केमिकल एनर्जी रहती है। सेल में केमिकल होता है, तो सेल के भीतर केमिकल एनर्जी रहती है, वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती। बात समझ रहे हैं आप? मैं आपको बता दूं, सेल और बैटरी इज नॉट द स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, सोर्स है। देखिए क्या मैंने बोला, मैंने बोला सेल। पहली बात तो वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करने का इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा मेथड नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास इसके अलावा, किसके अलावा? ये वाले प्रोसेस के अलावा कि कंडक्टर लो, उसमें चार्जेस को जबरदस्ती भर दो। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्लीज याद रखिए इस चीज को। और दूसरा क्वेश्चन जो आया, तो क्या बैटरी और सेल में भी तो हम भरते हैं एनर्जी? आप बच्चे सोचते हैं कि बैटरी में कनेक्शन कीजिए और तुरंत से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है, बल्ब जल जाते हैं, पंखा चलना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये तरीका नहीं है? आंसर है सेल या बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर नहीं है। सेल और बैटरी आर नॉट स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल या बैटरी जो होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर नहीं है। प्लीज रिमेंबर, दीज आर
these are the sources of electrical energy. Electrical energy, what it means? मैंने क्या बोला आपसे कि सेल या बैटरी जो होते हैं वो वैद्युत ऊर्जा का स्टोर नहीं है, बल्कि सेल या बैटरी जो भी आपके घरों में है वो वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है। स्रोत देखिए, आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि सोर्स क्या होगा और स्टोर किसे कहेंगे। ध्यान से देखिए, सुनिए मेरी बात। आपके घर में गेहूं की टंकी है तो वो क्या है? सोर्स है या स्टोर है? स्टोर है। आपने एक टंकी में चावल भर के रखा तो चावल का स्टोर कर दिया आपने। आपने बाल्टी में बकेट में पानी भर के रखा तो आपने पानी का स्टोर कर दिया। तो स्टोर कैसा होता है इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करें। आपने टंकी के भीतर भरा क्या? गेहूं। टंकी के भीतर भरा क्या है? गेहूं। आप जब ढक्कन खोल के बाहर निकालते हो तो क्या निकलता है? गेहूं। क्लियर? ओके। आपने टंकी के भीतर भरा क्या है? चावल। आप जब ढक्कन खोल के उससे अंदर से निकालते हो तो बाहर क्या आता है? चावल। आपने अपने घर के ड्रम में, टंकी में, बकेट में भरा क्या है? पानी, वाटर। आप जब उससे बाहर निकालते हो तो बाहर क्या निकलता है? वाटर। इसका मतलब है, और ये सारी चीजें बेटा क्या है? ये सारी चीजें हैं स्टोर। इसका मतलब ऐसा है कि स्टोर क्या होता है? आंसर स्टोर वो होता है कि जिसके अंदर से वही चीज बाहर निकले जो अंदर भरी हो। अगर अंदर गेहूं है तो गेहूं बाहर निकलेगा। अगर बाहर चावल आ रहा है तो अंदर भी चावल ही भरा होगा। अगर बाहर पानी आ रहा है तो अंदर भी पानी ही तो भरा होगा। तो ये सब क्या चीजें हैं? स्टोर। लेकिन बैटरी और सेल के केस में ऐसा नहीं है। बैटरी के भीतर अंदर भरी कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। लेकिन जब बाहर आती है तो क्या आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाहर तो केमिकल एनर्जी नहीं आती ना। तो बैटरी के भीतर केमिकल है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती रहती और उन केमिकल रिएक्शंस से जो एनर्जी बनती है वो केमिकल एनर्जी है। लेकिन बाहर जो एनर्जी निकलती है उससे हमारे पंखे चलते हैं, लाइट्स जलती हैं, हमारे बाकी काम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले, इसलिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो बैटरी के भीतर कौन सी ऊर्जा भरी हुई है? केमिकल एनर्जी। और बाहर कौन सी एनर्जी आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए ये स्टोर तो नहीं हुआ, ये स्टोर नहीं हुआ। सिमिलरली अगर सेल में आप देखेंगे तो सेल के अंदर भी केमिकल एनर्जी भरी हुई है, लेकिन जब बाहर आती है तो कौन सी एनर्जी आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए सेल या बैटरी जो हैं ये स्टोर नहीं है, ये सोर्स है। प्लीज रिमेंबर, जैसे कि हमारे पास एक टंकी है, इस टंकी में हमने गेहूं के दाने भर के ऐसे रखे हुए, तो इसके भीतर क्या भरा हुआ है? इसके भीतर भी गेहूं है। और आप यहां से ढक्कन खोल के बाहर जब निकालेंगे ना तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा? ये भी आपको गेहूं मिलेगा। आपने अगर चावल की टंकी है उसमें ऐसे चावल भर के रखे तो अंदर में क्या है? चावल। और अगर इसका ढक्कन खोल के आप बाहर निकालेंगे इसको तो भी आपको क्या मिलने वाले हैं? तो भी आपको चावल मिलने वाले हैं। सिमिलरली अगर आपके पास पानी की टंकी है या कोई ड्राम है तो उसमें जब आप ऐसा पानी भर देते हैं, फिर यहाँ से ऐसा एक टोंटी लगा के आप जब बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी पानी है और इसके बाहर भी क्या है? तो आंसर है इसके बाहर भी जब हम निकालते हैं तो पानी निकलती है। इसलिए ये तीनों चीजें क्या हैं? ये तीनों चीजें स्टोर हैं। लेकिन आप बैटरी के केस में देखिए, चाहे आप बैटरी ले लें या आप सेल ले लें, अगर ये हमारी बैटरी है तो इसके भीतर केमिकल भरे होते हैं तो इसके भीतर रहती है केमिकल एनर्जी। लेकिन जब आप इसके दोनों टर्मिनल्स में ऐसा कनेक्शन देते हैं और यहाँ पर कोई आप बल्ब जलाते हैं तो बाहर में जो एनर्जी आपको मिलती है वो एनर्जी केमिकल एनर्जी आपको नहीं मिलती,
वो एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए ये क्या चीज है? ये है सोर्स। देखो, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन स्टोर एंड सोर्स। किसको आप स्रोत बोलेंगे और किसको आप बोलेंगे कि ये स्टोर है। स्टोर वो होते हैं जिनके अंदर से वही चीज बाहर निकलनी चाहिए जो अंदर भरी हुई है, लेकिन सोर्स वो होते हैं जिनके अंदर कुछ और भरा है और जब हम उसको बाहर लेते हैं तो कुछ और ही निकलता है। सिमिलरली बैटरी के केस में या सेल के केस में अंदर भरी केमिकल एनर्जी होती है लेकिन बाहर निकलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये सोर्स है। लेकिन इन सब के केस में क्या है? स्टोर है। इसलिए आपके पास बैटरी है, सेल है, तो वो स्टोर नहीं है, वो एक सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके, बट वही इसीलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास इसके अलावा, किसके अलावा? एक कंडक्टर में चार्ज भर दो, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। और अगर कुछ बच्चे बैटरी या सेल को सोच रहे थे तो उसके बारे में मैंने बता दिया कि बैटरी या सेल जो है ये स्टोर नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये सोर्स है। ओके, तो आप कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं और इसके आगे की बात करता हूं। अब हम जान गए कि स्टोर किसको बोलते हैं और सोर्स क्या होता है। तो ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब ये भी समझ गए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, ये तरीका है, और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा मेथड नहीं है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना चाहते हैं। किस लिए स्टोर करना चाहते हैं? तो वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसलिए स्टोर करना चाहते हैं कि जब हमें जरूरत हो और जितनी हमें जरूरत हो उस वक्त और उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल सके। आपको समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि जब हमको जरूरत हो और जितनी हमको जरूरत हो उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको उस वक्त मिल सके आसानी से। ठीक है, तो हम इसका स्टोरेज समझ गए कि स्टोर कैसे करते हैं। अब एक छोटी सी चीज और है इसमें कि आप जब चाहें जितनी चाहें एनर्जी इससे ले सकते हैं, लेकिन जो सोर्स होते हैं उनसे आप जब चाहें जितनी चाहें एनर्जी नहीं ले सकते हैं, ये भी आप याद रखें। और मैं आपको बता दूं कि जब चाहें जितनी चाहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको ले सकें, ऐसा हम जिस डिवाइस में करेंगे उसी डिवाइस का नाम हमने रखा है संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब हम बाहर उसको रास्ता देते हैं तो इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी हमको मिलती है, लेकिन दोनों हालात में मिलती इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। इसलिए ये एनर्जी का स्टोर है, और ये काम जो डिवाइस करती है उस डिवाइस को ही हम क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। तो संधारित्र कैसी डिवाइस है? आंसर है संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा को आवेशों के रूप में भर के रखते हैं। दूसरी चीज, जब चाहें जितनी चाहें एनर्जी हम उससे उस वक्त ले सकते हैं। ऐसा होता है संधारित्र, ऐसा होता है कैपेसिटर। ठीक है, ओके। अब जैसे कि ये बैटरी आपकी सोर्स थी और ये सब आपके स्टोर हैं। मैंने आपको बताया कि बैटरी स्टोर नहीं है, वो एक सोर्स है। कैपेसिटर क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा और जब आपको जरूरत पड़ेगी, जितनी आपको जरूरत होगी उतनी एनर्जी दे देगा। लेकिन बैटरी से भी बाहर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, पर जितनी एनर्जी चाहें उतनी एनर्जी और उस वक्त आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको इसके लिए थोड़ा एक एग्जांपल बताता हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मैं कहीं पर भी एनर्जी की जरूरत है मुझे, जैसे मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत कहां पर होती है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि एक एम्बुलेंस है और उस एम्बुलेंस में एक हार्ट पेशेंट है। ये जो भी एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं,
हमारी एनर्जी का स्टोर ऐसा होना चाहिए कि जब चाहें, जितनी चाहें उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलनी चाहिए। पहले मैं इस पॉइंट को जरा नोट कर लेता हूं कहीं पर। हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर ऐसा होना चाहिए कि हम जब चाहें, जितनी चाहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए। तो हमारी देखो स्टोर करना हम सीख गए। अब स्टोर कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर ऐसा होना चाहिए, जब हम भर के रख ही रहे हैं तो हम ऐसा स्टोर चाहते हैं कि हम जब चाहें, जितनी चाहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल जाए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर कर सकता है। यह काम सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर ही कर सकता है। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर सिंपल एक कंडक्टर होता है जिसमें हम बहुत सारे चार्जेस को भर करके रखते हैं, और वो वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जब चाहेंगे और जितनी चाहें हमको मिलनी चाहिए। जैसे एक एम्बुलेंस में एक हार्ट पेशेंट जा रहा है, एक एम्बुलेंस में एक हार्ट पेशेंट को ले जा रहे हैं। अब अचानक से रास्ते में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, अचानक से रास्ते में उसको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया और उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। पहले हार्ट काम करता था, ऐसे ऐसे हार्ट उसका वर्क करता था, लेकिन रास्ते में अचानक से उसको हार्ट अटैक पड़ा और उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल तक ये पेशेंट पहुंच जाए और इसका हार्ट काम करना बंद मत करे। तो हम उसके हार्ट को फिर से चालू करना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है। आप जब गाड़ी से जा रहे होते हैं, बाइक से जा रहे होते हैं और आपकी बाइक रास्ते में चलते चलते बंद हो जाती है, आप क्या करते हैं? आप बाइक पे तुरंत एक किक मारते हैं, बाइक स्टार्ट हो जाती है और फिर आप लेके चले जाते हैं। तो सिमिलरली पेशेंट के हार्ट ने वर्क करना बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि ये हार्ट हम दोबारा से चालू कर दें। अगर दोबारा से चालू कर दें तो हो सकता है थोड़ी देर तक के लिए भी अगर हार्ट चालू हो जाएगा तो हम इस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन अगर हम उसके हार्ट को दोबारा चालू नहीं कर पाए, दोबारा हम उस हार्ट पेशेंट के हार्ट को चालू नहीं कर पाए, देन आफ्टर फ्यू मिनट्स ही विल डाई और सी विल डाई। जो भी हार्ट पेशेंट होगा वो मर जाएगा। तो उसके लिए क्या हमने एग्जाम्पल दिया? बाइक आपकी बंद हो गई, आपने किक मारा। सिमिलरली हार्ट अगर पेशेंट का बंद हो जाता है तो हम एक किक मारना चाहते हैं उस पर, हम उस पर एक ऐसा धक्का देना चाहते हैं ताकि अगर हार्ट अभी अभी बंद हुआ है एकदम से, हो सकता है हमारे ऐसे धक्का देने से वो फिर से ऐसा चालू हो जाए। चालू हो जाएगा तो हम उसको बचा सकेंगे और उतने थोड़े से समय में हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। उसके लिए हम उसके हार्ट पे यहां पर हम उसके हार्ट पे ऐसा धक्का मारना चाहते हैं। अब ये धक्का कैसे मारेंगे? ये धक्का देखो हार्ट कहां पर होता है मैं आपको बताता हूं। ऊपर हमारी स्किन है, फिर मसल्स हैं, मसल्स के अंदर पसलियां हैं, रिब्स, और रिब्स के पीछे कहीं जाकर हमारा हार्ट है जो ऐसे ऐसे चलता है। तो हमारा हार्ट
हमारी जो आउटर सरफेस है इससे बहुत दूर है। मसल्स के बाद रिब्स के पीछे हार्ट है। तो हम उस हार्ट तक इतनी जोर से मारना चाहते हैं कि ये हमारा जो पुश जाए, ये हमारा जो धक्का जाए, उसके हार्ट को दोबारा से चालू कर दे। इतनी जोर से हम मारना चाहते हैं। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम धीरे से मारेंगे तो हमारा धक्का हार्ट तक नहीं जाएगा, और ऐसा ना हो कि हम बहुत जोर से मार दें जिससे कि पसलियां, जो कि हड्डी है, बोन्स से बनी हुई हैं, वो टूट जाए। ऐसा भी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ऐसा पुश करना चाहते हैं, ऐसा धक्का देना चाहते हैं कि वो पुश जो जाए वो मसल्स के पीछे, रिब्स और रिब्स के पीछे जो हार्ट है उसको केवल धक्का दे दे। धक्का कम भी ना हो ताकि वो हार्ट तक ना पहुंचे, ऐसा भी ना हो, और धक्का इतना ज्यादा भी ना हो कि वो पसलियां तोड़ दे। एक चीज बनाने जाएंगे दूसरी बिगड़ ना जाए, ये भी नहीं चाहते। तो हम इतना जोर से उसको धक्का देना चाहते हैं कि केवल हार्ट उसका चालू हो जाए, बस। ये काम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमने एक मशीन बनाई। उसमें आगे हमने ऐसा एक लगाया, सरफेस लगाई, उस पे सरफेस के पीछे पिस्टन लगाया, पिस्टन के पीछे मोटर लगाई, और मोटर को हम इलेक्ट्रिकली उसको ऑपरेट करेंगे। उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलेगा। और जब चलेगा तो इतनी जोर से चलेगा कि वो, जब हम इस पे ऐसा रखेंगे हार्ट के पास, तो यहां से जो पिस्टन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस पे आएगी, हम उसको ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी और उससे उसका पिस्टन चलेगा। जब चलेगा तो हमारे हार्ट को धक्का देगा, एक बार धक्का देगा, दबाएगा, फिर हार्ट फूल जाएगा, दबाएगा, फिर फूल जाएगा। हो सकता है इस चक्कर में, ऐसा करने से अगर हार्ट हमारा चल गया तो उस पेशेंट की जान बच जाएगी और उतने समय में हम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये जो मशीन चलेगी ना, इस मशीन में हमने देखा कि एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि हमको इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए कि 1 मिलीसेकेंड के अंदर 25 एम्पियर करंट चाहिए, 30 एम्पियर करंट हमको चाहिए बहुत थोड़े से समय में, और इतनी हाई करंट। विथिन 1 मिलीसेकेंड वी नीड 30 एम्पियर करंट। 1 मिलीसेकेंड के अंदर 30 एम्पियर करंट हमको चाहिए। इतनी हाई करंट आपकी बैटरी आपको नहीं दे सकती। लेकिन अगर कहीं पर भी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस तरीके से स्टोर करके रखा है, तो इतनी हाई एनर्जी ये स्टोरेज आपको दे सकता है। लेकिन बैटरी इतनी हाई एनर्जी आपको नहीं दे सकती। क्यों बैटरी नहीं दे सकती? क्योंकि बैटरी के पास अपना रेसिस्टेंस होता है, उसके पास अपना प्रतिरोध होता है। तो जब आप एनर्जी उसको देते हैं या एनर्जी उससे ले रहे होते हैं, तो उसके रेसिस्टेंस की वजह से इतनी हाई करंट आपको वो नहीं दे पाती। समझ आ रही बात आपको? बैटरी में, सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो जब आप बैटरी से एनर्जी लेने जाओगे तो बैटरी आपको इतनी कम समय में और इतनी हाई करंट नहीं दे सकती। लेकिन ये कंडक्टर दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये किस चीज का बना है? ये कंडक्टर का बना हुआ है। ये एक चालक है, और अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का तो रेसिस्टेंस लो होता है, 0 होता है। अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस 0 है तो ये आपको विथिन 1 मिलीसेकेंड 30 एम्पियर 25 एम्पियर करंट एकदम धड़ से आपको दे सकता है। लेकिन बैटरी जो होती है, बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध होता है और वो आपको इतनी कम समय में इतनी हाई करंट नहीं दे सकता। और इसको आप वैसे ही तुलना कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने आपको बोला कि मुझे इस टेबल पर मुझे एक साथ विथिन 1 मिलीसेकेंड मुझे धड़ से इसमें 30 लीटर पानी चाहिए, धड़ से एकदम आना चाहिए पानी।
30 लीटर पानी इसमें आना चाहिए। आप क्या करेंगे? आपकी छत में, ये सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के ऊपर एक आपने टंकी लगाई हुई है, 1000 लीटर पानी की टंकी है और पूरी फुल भरी हुई है। आप क्या करेंगे? आप नल को चालू करेंगे, नल चालू करेंगे, टेबल के ऊपर लाएंगे नल को, नल को चालू कर देंगे। और आपसे मैंने पहले भी बता दिया है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए कि 1 मिली सेकेंड के अंदर मुझे इस टेबल पे धड़ से 30 लीटर पानी चाहिए, 30 लीटर एक साथ। और आपकी छत में जो पानी की टंकी रखी है 1000 लीटर पानी है और वहां से एक नल आया है, नल को आपने खोल दिया। अब आप मुझे बताइए, और नल से जो पानी निकलता है वो 1 सेकेंड में 1 लीटर पानी आता है, मान लेते हैं 1 सेकेंड में 1 लीटर पानी आता है। अब आप नल अगर खोलेंगे तो आप मुझे बताएं कि क्या आपको इस टेबल पर 1 मिली सेकेंड में धड़ से 30 लीटर पानी मिलेगा? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। अगर 1 सेकेंड में 1 लीटर पानी आता है तो 30 लीटर पानी आने में 30 सेकेंड लग जाएंगे, लेकिन 1 मिली सेकेंड में 30 लीटर पानी एक साथ आपको आपकी टेबल पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पाइप है उसका एक साइज है अपना निश्चित। उस साइज की वजह से पाइप पर जब पानी चलता है तो पानी के रास्ते में एक अवरोध लगता है, एक रुकावट लगती है, आंतरिक प्रतिरोध लगता है, जिसकी वजह से एक साथ पानी यहां नहीं आ पाता। ठीक है, टंकी में 1000 लीटर पानी था, हमको केवल 30 लीटर पानी चाहिए था, लेकिन 1000 लीटर की टंकी हमारे काम में नहीं आई। अब दूसरा तरीका सुनिए, हमने टंकी चालू की, उससे एक बाल्टी में पानी भर लिया। 30 लीटर की बाल्टी है, 30 लीटर की बाल्टी है और उसमें हमने पानी भर लिया टंकी से पहले। अब बाल्टी में 30 लीटर पानी है, हम उस बाल्टी को टेबल के ऊपर लेके आए, ऐसा पकड़ करके, ऐसा पकड़ के हम टेबल के ऊपर लेके आए और हमसे बोला गया 1 मिली सेकेंड के अंदर 30 लीटर पानी टंकी इसमें टेबल पर मुझे चाहिए। बाल्टी को मैंने पकड़ा, उसमें 30 लीटर पानी है और धड़ से पलट दिया इसे। अब आप देखो 30 लीटर पानी एक साथ अचानक से आपको आपकी टेबल पर मिल जाएगा और जो काम आप करना चाहते थे आपका काम हो जाएगा। अब आप सोचिए, टंकी में 1000 लीटर पानी था, फिर भी वो आपका काम नहीं कर पाई। बकेट में सिर्फ 30 लीटर पानी था, लेकिन उसने आपका काम कर दिया। तो बकेट यहां पर क्या है? यहां बकेट स्टोरेज है, बकेट ही स्टोर है, ये कैपेसिटर है। टंकी कैपेसिटर नहीं है आपकी, टंकी सोर्स आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, उससे अचानक से इतना आपको नहीं मिल सकता पानी। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो स्टोरेज हमारा होना चाहिए, स्टोर ऐसा होना चाहिए कि हम जब चाहें जितनी चाहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल जाए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? एक कैपेसिटर ही कर सकता है। इस तरह से हम वो जो मशीन बनाते हैं हार्ट पेशेंट के लिए, कि जैसे ही उसका हार्ट बंद होगा हम उसके ऊपर ऐसे ये मशीन ले जाएंगे और उसको इलेक्ट्रिसिटी से चालू करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे तो उसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं। जैसे ही हम उसको स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, अचानक से धड़ से एकदम 30 एम्पियर करंट जाती है विद इन 1 मिली सेकेंड, और उसके हार्ट में जाकर इतनी जोर का धक्का लगता है कि पसलियों के पीछे जो हार्ट है उस पर ऐसा धक्का पड़ता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और हो सकता है अगर उसका हार्ट फिर से चालू हो गया दोबारा तो उस पेशेंट को हम बचा सकते हैं और उतनी देर में हम उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। ये जो मशीन हम बनाते हैं, इस मशीन का नाम होता है डिफाइब्रिलेटर। इस मशीन का नाम होता है डिफाइब्रिलेटर। आपने देखा होगा फिल्मों में, मूवीज में, सीरियल्स में, किसी हार्ट पेशेंट का हार्ट बंद हो जाता है, फिर उसके सीने में ऐसा एक प्रेस जैसा कुछ रखते हैं, और प्रेस जैसा कुछ रखते हैं, फिर वो ऐसा उछलता है बड़ी जोर से, तो उसका वो मशीन उसमें लगी होती है, उतने जोर का धक्का मारती है, 1 मिली सेकेंड के अंदर 25 एम्पियर 30 एम्पियर की करंट उस पर जाती है। और ये काम आप बैटरी से जोड़ते नहीं कर सकता था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, और एक चीज और एक जगह पर सुनिए।
और वो एग्जाम्पल ना आप रोज यूज करते हो, रोज आप यूज करते हो। कहाँ यूज करते हो? वो एग्जाम्पल आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे में यूज करते हो। जब भी कभी आपको नाइट में, रात में, अंधेरे में किसी का फोटो लेना होता है, आपके मोबाइल फोन में फ्लैश लगा हुआ है, उस फ्लैश को आप यूज करते हो। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमको वो फ्लैश चाहिए, फ्लैश में लाइट जलनी है, और वो लाइट हमको कितनी देर के लिए चाहिए? आंसर है बहुत कम समय के लिए चाहिए। जितनी देर में हमारा कैमरा आपकी फोटो खींचेगा, किसी भी इंसान की फोटो खींचेगा, किसी भी जगह का फोटो लेगा, जितनी देर में हमारा कैमरा फोटो ले, बस उतनी देर के लिए ही हमको फ्लैश चाहिए, बस इसके अलावा हमको फ्लैश नहीं चाहिए। तो फ्लैश को कैसा बनाया गया? फ्लैश के अंदर भी एक कैपेसिटर लगाया गया, फ्लैश के साथ में एक कैपेसिटर हमने लगाया। कैपेसिटर लगाया मतलब एक कंडक्टर लगाया और उसमें हमने बहुत सारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखा, ठीक है। और जब हम फोटो को खींचते हैं, जैसे आप कैमरा ऑन करते हैं फोटो खींचने के लिए, ठीक उसी वक्त, ठीक उसी समय फ्लैश जलता है, रोशनी होती है, उजाला होता है, और उसी वक्त कैमरा फोटो खींच लेता है। तो फ्लैश लाइट देता है और कैमरा बस उसी वक्त क्या कर लेता है? फोटो खींच लेता है। बात समझ में आई आपको? तो 1 मिलीसेकंड के लिए, 1 मिलीसेकंड के लिए हमको इतनी हाई करंट चाहिए ताकि फ्लैश जले और फिर अपना बंद हो जाए। और वो एनर्जी हम लाते कहां से हैं? तो फ्लैश में जो कैपेसिटर लगा है उसको एनर्जी हम देते सोर्स से ही है। मोबाइल फोन में जो बैटरी लगी हुई है उसी से हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, और जब हमको जरूरत पड़ती है वो कैपेसिटर चार्ज देता है, फ्लैश जलता है और फोटो खिंच जाता है। और ये वही एग्जाम्पल है बिल्कुल जो हमने अभी पानी वाला एग्जाम्पल आपको दिया। उसमें भी आपने जो बाल्टी भर के 30 लीटर की रखी थी, कहां से रखी थी? बाल्टी तो आपने वो जो आपकी छत में 1000 लीटर की टंकी थी, बाल्टी तो उसी से भर के रखी ना आपने। अगर बाल्टी वहां से भर के रखी तो बकेट आपने सोर्स से ही भरा हुआ है और उसका यूज आप यहां पर काम में कर रहे हो। वही चीज यहां पर भी है कि मोबाइल फोन में जो कैपेसिटर लगा होगा, चार्ज हम उसको कहां से करेंगे? बैटरी से ही करेंगे। एक बार चार्ज हो जाएगा, फिर जब आप फोटो खींचोगे फ्लैश उसका ऐसा लाइट देगा और बढ़िया फोटो आ जाएगा। और आपने देखा होगा अगर आप लगातार फ्लैश को चालू करते रहें, लगातार आप फोटो ऐसे लगातार खींचते रहें, तो आप देखते होंगे कि कुछ देर के बाद एक ऐसा आता है कि आप एक बार फोटो खींचते हो, फ्लैश जला और कैपेसिटर खाली हो गया, इसने पूरी एनर्जी अपनी दे दी। लेकिन तुरंत अगर आप दोबारा दबाओगे तो फ्लैश नहीं जलता। अगर आप थोड़ी देर रुक करके जलाते हैं, आपने एक बार आपने मोबाइल फोन से कैमरे से फोटो खींचा, फ्लैश जला, फोटो आ गया। लेकिन अगर आप तुरंत फिर से दबा दोगे, तुरंत एकदम, तो आप देखोगे फ्लैश नहीं जलता। थोड़ी देर में फ्लैश फिर जलेगा। क्यों? बिल्कुल सीधी सी चीज है, आपने बाल्टी से पानी से पलट दिया तो धड़ से 30 लीटर पानी इसमें आ गया, लेकिन बाल्टी तो खाली हो गई ना। अब बाल्टी को फिर से नल के नीचे रखोगे, फिर से बाल्टी को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब बाल्टी भर जाएगी फिर धड़ से 30 लीटर मिल जाएगा आपको। लेकिन एक बार में कैपेसिटर जब खाली हो जाएगा तो दोबारा उसको भरने में फिर से थोड़ा वक्त लगेगा। ये बात समझ में आ रही? यही रीजन है कि जब आप फ्लैश ऑन करते हो कैमरे का, एक बार जैसे आपने फ्लैश ऑन किया, दोबारा थोड़ी देर बाद खींचोगे तब तक कैपेसिटर भर जाएगा। कहां से भरेगा? बैटरी से एनर्जी ले लेगा और फिर आपकी फोटो खींच जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा फोटो खींच रहे हो बड़ी जल्दी जल्दी, तो आप देखोगे कि फ्लैश हर बार नहीं चलेगा, फ्लैश हर बार काम नहीं करेगा। क्यों? एक बार खींचने पर उसके कैपेसिटर खाली हो जाएगा और दोबारा भरने के लिए थोड़ा सा तो उसको वक्त चाहिए। इसलिए एक ये एग्जांपल हमने आपको बताया। तो ये ऐसा स्टोर हमको चाहिए, ये एनर्जी का स्टोर है, इसी का नाम हमने क्या रखा है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ सिंपल कंडक्टर, जिसमें हम क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। कौन सी एनर्जी स्टोर करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं। और वो स्टोर ऐसी होती है कि उससे जब चाहें
जितनी चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल जाए। तो ये हमारी ज़रूरत है कि ऐसे मौक़ों पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है। कैमरे के फ्लैश में, डिफाइब्रिलेटर्स में, अगर उस वक्त हम बैटरी का सहारा लेंगे तो वो एक साथ हमको इतनी एनर्जी नहीं देगी, क्योंकि उसमें आंतरिक प्रतिरोध होते हैं। मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया, चालक तार जो होते हैं उनमें अपने प्रतिरोध होते हैं, कुछ ना कुछ उनके जो आप जोड़ेंगे तार उनमें प्रतिरोध होंगे। बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इस वजह से बैटरी या सेल हमको जब चाहे जितनी चाहे एनर्जी नहीं दे सकती, लेकिन ये सिंपल सा कंडक्टर जिसका हमने नाम रख दिया है कैपेसिटर, वो हमको इतनी एनर्जी एक साथ दे सकता है। तो कैपेसिटर में, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक सिंपल सा कंडक्टर होता है, और कैपेसिटर क्या कर सकता है? दो काम। पहली चीज, अपने अंदर एनर्जी का स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर कर सकते हैं हम उस पर। ओके, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि फिर जब चाहे जितनी चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उससे वापस ले भी सकते हैं। ये होता है कैपेसिटर। ओके, तो आई होप कि अभी मैंने जो बताया वो चीज आपको समझ में आई होगी। तो आज इसमें अभी हम इतना रखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कैपेसिटर के बारे में हम उसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। ओके, आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें बेटा इसे। अभी तक हमने देखा कि संधारित्र एक सिंपल सा कंडक्टर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और किस रूप में रखते हैं? वो हम चार्जेस को ऐसा बड़ी जोर से उसको या कंप्रेस करके हम रखते हैं, और फिर जब चाहें जितनी चाहें हम उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं। उसके एग्जाम्पल भी हमने बताए कहाँ कहाँ ज़रूरत है। एक तो डिफाइब्रिलेटर्स में ज़रूरत है, दूसरा हमको फ्लैश में ज़रूरत है, ऐसे बहुत जगहों पर हमको ज़रूरत है। और ये काम बैटरी नहीं कर सकती, ये भी आपने देखा। तो एक काम कर लेते हैं, अब इतना सब कुछ सीखने के बाद, देखने के बाद, हम सबसे पहले कैपेसिटर को डिफाइन कर लेते हैं कि आखिरकार कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, कैपेसिटर सबसे पहले तो मैं एक लाइन यहां पर लिख देता हूं। संधारित्र एक साधारण सा चालक होता है, अ सिंपल कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर आप ले लें और उसमें चार्जेस को आप भर के रख सकते हैं, दैट इज कैपेसिटर। ठीक, अच्छा, दूसरा, अब इसको अगर डिफाइन करना है तो आपको ये एक परिभाषा लिख सकते हैं। संधारित्र एक ऐसी संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें वैद्युत ऊर्जा को दबे हुए आवेशों के रूप में, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें वैद्युत ऊर्जा को दबे हुए आवेशों के रूप में, कंप्रेस्ड चार्जेस, मतलब उनको हम जबरदस्ती भर भर के रखते हैं, तो दबे हुए आवेशों के रूप में एकत्र अर्थात स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर करके रखा जाता है। वैद्युत ऊर्जा को दबे हुए आवेशों के रूप में स्टोर करके रखा जाता है तथा इससे हम
जब चाहें, जितनी चाहें वैद्युत ऊर्जा ले सकते हैं। ठीक, देखो जब चाहे मतलब जब हमको जरूरत हो, और जितनी चाहें जितनी जरूरत हो, अचानक से हमको बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिल सकती है। तो संधारित्र के बारे में मैंने एक नॉर्मल जो हमें समझ में आया कि संधारित्र क्या होता है वो ये चीज है। पहले संधारित्र एक सिंपल कंडक्टर होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें वैद्युत ऊर्जा को दबे हुए आवेशों के रूप में एकत्र करके रखा जाता है, तथा इससे हम जब चाहें जितनी चाहें वैद्युत ऊर्जा ले सकते हैं। ठीक, ये कैपेसिटर होता है। ओके, अब कैपेसिटर अगर ये है तो हम कैपेसिटर में, जैसे कि मैंने देखा कि ये एक कंडक्टर मैंने ले लिया, अब इस कंडक्टर में हम एनर्जी को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसमें चार्ज रखेंगे, यहां से चार्ज इसको देते जाएंगे। अब आप तो जानते हैं अगर ये कंडक्टर है तो जब आप इसको चार्ज देना स्टार्ट करोगे तो वो सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर ऐसा एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है। और जैसे जैसे आप इसका चार्ज देते जाओगे तो इसको हम लगातार चार्ज दे रहे हैं, क्योंकि हम इस कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम इस पे चार्ज दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप इस कंडक्टर को चार्ज स्टोर करोगे, चार्ज इसमें दे रहे हो, तो हमको कैसे पता लगेगा कि चार्ज इसमें जा रहा है? हमको तो आंखों से चार्ज दिखता नहीं है, तो हमको कैसे पता लगेगा कि इसमें चार्ज जा रहा है? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज देते हो तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसका विभव बढ़ना शुरू हो जाता है, और विभव से आप जान जाओगे कि इसमें चार्ज जा रहा है। ठीक है, क्या मैंने पूछा था कि जब चार्ज आप कंडक्टर को देना स्टार्ट करोगे तो उसमें चार्ज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हमको कैसे पता लगेगा? क्यों? क्योंकि आंखों से तो हमको चार्ज दिखता नहीं है। तो जब आप चार्ज देने लगोगे तो चार्ज देते देते आप देखोगे कि इसका लगातार इसका पोटेंशियल क्या होते जाता है, इसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है, और उससे हमको पता चल जाता है कि इसके पास चार्ज जा रहा है। जैसे ये बड़ा सिंपल है, आपके पास एक बर्तन है, कांच का एक ग्लास है, ये इतना लंबा कांच का ग्लास है आपके पास, या कांच की कोई टंकी है, कोई बर्तन है, उसमें जब आप पानी भरना स्टार्ट करते हो तो उस कांच के ग्लास में, टंकी में पानी जा रहा है, ये कैसे पता लगाते हो? पानी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो आप देखते हो ये चेक करने के लिए कि पानी इसमें भर रहा है कि नहीं भर रहा है? आंसर है, उस बर्तन में पानी की हम हाइट देखते जाते हैं। हम बर्तन में पानी की हाइट देखते जाते हैं कि पानी की हाइट लगातार अगर बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पानी बर्तन में लगातार भर रहा है। तो बर्तन में पानी भरते वक्त पानी उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप पानी नहीं देखते हो, उस वाटर की हाइट आप देखते हो, उसका लेवल आप देखते हो, और उससे आपको पता चलता है अगर लेवल पहले यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर, तो आपको पता लग जाता है कि पानी इसमें भरा जा रहा है। सिमिलरली किसी भी कंडक्टर में चार्ज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चेक करने के लिए हम चार्ज को नहीं देख पाते, लेकिन हम उसकी वोल्टेज को देख लेते हैं। पानी भरने के लिए उसकी हाइट को देखते हैं, चार्ज जाने के लिए चार्ज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हम उसके वोल्टेज को देखते हैं। तो एक चीज आज के बाद और आप याद रख लेंगे, क्या? कि किसी भी वस्तु को चार्ज देने से उसका वोल्टेज इंक्रीज होता है, और इसको आप उससे कंपेयर करना जैसे कि पानी भरने से पानी की हाइट बढ़ती है। तो जिस तरीके से बर्तन में पानी भरने से उसकी हाइट बढ़ती है, उस तरीके से चार्ज देने से
उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो चार्ज अगर आपको नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है, आप उसका पोटेंशियल मेजर करके देखें, पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा होगा, उससे हमको पता चल जाएगा कि हम इसको चार्ज दे रहे हैं लगातार। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें हम चार्ज देना शुरू कर दिया। कितना चार्ज देंगे हम इसको? 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, 1000 कूलम, 10,000 कूलम, 1,00,000 कूलम, 1 करोड़ कूलम। कितना चार्ज हम इसको दे सकते हैं? अगर ये एक कैपेसिटर है, एक सिंपल सा कंडक्टर है, तो हम इसको कितना चार्ज दे सकते हैं? क्या हम कैपेसिटर को, जो कि एक सिंपल सा कंडक्टर है, उसको हम इन्फिनिट चार्ज दे सकते हैं? जबकि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनकी सबकी अपनी अपनी कुछ भी जो सामान उनमें रखा जाता है उनमें उस सामान को रखने की अपनी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से बाहर हम उस पर उस चीज को रख नहीं सकते। लेकिन अगर ये कंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, तो क्या हम इसको इन्फिनिट चार्ज दे सकते हैं? कहने का मतलब यूं कि किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने का, उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल उसमें भरने की लिमिट क्या है? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोला कि ये बाल्टी ले जाओ, एक बकेट मैंने आपको दी, एक बकेट हमने दी कि ले जाओ ये बकेट और इसमें घर में जाना, पानी भरना और पानी भर के इसको रख लेना, आपके जरूरत में आपको काम देगी। अब आपने हमसे पूछा कि सर इसमें जो बाल्टी आप दे रहे हैं इसमें हम कितना पानी भर लें, इसमें हम कितना पानी भर लें? तो हमने बोला कि अगर आपने पूछा ही है कि कितना पानी भर लें, तो जाओ और घर में जाकर के इसमें 1000 लीटर पानी भर लेना, 1000 लीटर पानी भर के रख लेना। ठीक है, आप घर गए और आपने टंकी का नल चालू किया, नल के नीचे बाल्टी रखी, आप क्या देखते हैं? पानी उसमें भरता गया, हाइट बढ़ते गई। 25 लीटर पानी बाल्टी में भरा, उसके बाद बाल्टी पूरी फुल हो गई। बाल्टी पूरी फुल होने के बाद अब हम देखते हैं कि टंकी से अभी भी नल से पानी गिर रहा है, लेकिन वो पानी बकेट से क्या हो जाता है? लीक हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि बाल्टी पूरी भर चुकी है और ये उस बकेट की लिमिट है। 25 लीटर उस बाल्टी की, उस बकेट की लिमिट है, इससे ज्यादा पानी उसमें नहीं आएगा। लेकिन आपको तो 1000 लीटर भरना है, आपको 1000 लीटर भरना है तो आप तो नल खुला ही रखोगे ना। कब तक? जब तक 1000 लीटर पानी वहां से नहीं आ जाएगा। तो होगा क्या कि 25 लीटर तक पानी बकेट में भरेगा और इसके बाद जो पानी होगा वो बाहर स्पिल होना स्टार्ट हो जाएगा, छलकना शुरू कर देगा, या हम यूं कह दें कि लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखते हुए ही हमारे मन में क्वेश्चन आया कि क्या बाल्टी की तरह ही ये भी चार्ज को लिमिट में रखेगा या हम इसको अनलिमिटेड चार्ज दे सकते हैं? बाल्टी को देख करके ये ख्याल हमारे मन में आया कि क्या हम इस कंडक्टर को इन्फिनिट चार्ज दे सकते हैं या एक लिमिट में चार्ज देंगे और इसके बाद इसका चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसको इन्फिनिट चार्ज दे पाए तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम इसको लिमिट में चार्ज दे पाए, इसका मतलब है इस कंडक्टर की भी चार्ज लेने की अपनी एक लिमिट है, एक सीमा है, उस लिमिट से ज्यादा आप चार्ज नहीं रख सकते हैं। यही हमको देखना है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, हर कंडक्टर की, हर कैपेसिटर की अपने भीतर चार्ज को एक्यूमुलेट करने की, अपने भीतर चार्ज को स्टोर करने की एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज्यादा आप उस पर चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, उस लिमिट से ज्यादा आप उस पर चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। अब कैपेसिटर की ये लिमिट कैसे बनी, क्यों बनी, ये हमको देखना है। तो आप देखिए कि इसकी लिमिट क्यों बनी। यहां से हम चार्ज देते हैं, ये एक कंडक्टर है, सिंपल सा कंडक्टर, और अगर ये सिंपल कंडक्टर है जिसमें हम चार्ज इकट्ठा कर रहे हैं तो आप इसका दूसरा नाम क्या रख सकते हैं? कैपेसिटर।
ओके। जहां पर भी ये कंडक्टर रखा होगा उसके चारों तरफ यहां पर क्या होगा, उसके चारों तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। बड़ी सिंपल सी चीज है, इसके सराउंडिंग में तो एयर होगी ना। अगर आप यहां रख लेंगे कंडक्टर, उसके चारों तरफ एयर है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। हर एयर मॉलिक्यूल में बीचों बीच एक न्यूक्लियस होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज है। सारे एयर मॉलिक्यूल्स के पास बीचों बीच एक न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और उसके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज होंगे। मैं आपके समझने के लिए पॉजिटिव न्यूक्लियस और केवल एक नेगेटिव चार्ज मैंने सब में बनाया हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि एयर में है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसमें इतने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं आपको केवल समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने आउटर मोस्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन बनाया है, बस। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप इसको चार्ज देते जाते हैं, चार्ज देते जाने से लगातार कॉन्टिन्यूअसली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाता है। कैसे? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1/4πε0 Q/r²। जैसे जैसे आप चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते जाएगा। एक चीज और इसमें हमने पढ़ी हुई है, E = -dV/dr, ये भी फॉर्मूला पढ़ा है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसका विभव बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा लगातार। तो जैसे जैसे आप चार्ज देंगे इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये चीज लगातार यहां पर हो रही है। अब देखो ध्यान से, इस कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हैं तो रिपेल होके वो चार्ज पूरा का पूरा बाहरी जगह पर आ जाता है। इससे बाहर ये चार्ज नहीं जा पाता, क्योंकि यहां पर सब जगह एयर है और एयर चार्ज को अलाउ नहीं करती। अब यहां पर ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस खड़े हैं, ये न्यूक्लियस है, ये नेगेटिव चार्ज है। एयर का जो न्यूक्लियस है वो अपने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखता है, खींच के रखता है। ये जितने भी एयर के मॉलिक्यूल हैं सबके इलेक्ट्रॉन्स को उनका जो न्यूक्लियस है वो ऐसा खींच के रखता है, क्योंकि ये नेगेटिव पार्टिकल और ये पॉजिटिव पार्टिकल आकर्षित करके रखता है। यहां जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने भी इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया अपनी तरफ। हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया गया इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, हर इलेक्ट्रॉन पर ऐसा फोर्स लगाया गया। लेकिन हुआ क्या कि एयर मॉलिक्यूल्स का जो ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन पर ये भी तो फोर्स लगा रहा था अपनी तरफ। तो न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया फोर्स इतना ज्यादा था कि इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाया जा रहा था वो फोर्स कम पड़ गया, जिससे ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने आप में खींच के रखता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ नहीं पाता, ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहां नहीं आ पाता, और ये न्यूक्लियस, सबका न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींच के रखता है, अपनी ओर ऐसा पुल करके रखता है। सब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा खींच के रखते हैं। ओके, हम क्या कर रहे हैं, लगातार हम इसको चार्ज देते जा रहे हैं, चार्ज देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो यहां लगातार चार्ज इकट्ठे होते जा रहे हैं। चार्ज इकट्ठे होने से लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होते चला जाएगा। अब चार्जेस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये इस इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगाने लगे कि इनका फोर्स नाभिक के द्वारा जो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा था उसकी तुलना में बड़ा हो गया, और इन सारे पॉजिटिव ने मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ लिया।
इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जैसे ही चार्ज इस पर चार्ज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये एयर के मॉलिक्यूल्स से भी इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ के खींचना स्टार्ट कर देगा। उस वक्त तक जितना चार्ज इसमें आ चुका होगा, जितना इसमें पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका होगा, वही उसकी लिमिट होगी। उसके बाद हम उसको और चार्ज नहीं दे सकेंगे। अगर आप फिर से चार्ज दोगे, जैसे ही चार्ज आप बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इंक्रीज होगा और ये एक दूसरे एयर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। आपने फिर एक चार्ज इस पे डाला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ, इसने इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। ऐसे जैसे जैसे आप चार्ज इसमें डालते जाओगे, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अब इन आवेशों के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इतना ज्यादा हो जाएगा कि नाभिक के द्वारा जो इस पर फोर्स लग रहा था उससे भी स्ट्रॉन्ग, और ये इलेक्ट्रॉन्स तोड़ लिए जाएंगे। और उसके बाद आप कितना भी चार्ज दोगे, आप चार्ज दे नहीं सकोगे उसके बाद। कैसे? थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जब इसने पहले इलेक्ट्रॉन को तोड़ के एयर के मॉलिक्यूल से पहला इलेक्ट्रॉन तोड़ के खींचा था, उस वक्त तक इसको हमने 10,000 कूलॉम का चार्ज दे दिया था, और उस समय उसका जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल उस वक्त तक उसका पोटेंशियल भी कितना इंक्रीज हो गया था? 10,000 वोल्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर से समझिएगा बेटा। जब पहला इलेक्ट्रॉन टूटा, उसके जस्ट पहले तक कितना चार्ज इसमें आ चुका था? 10,000 कूलॉम। कितना पोटेंशियल हो गया था? 10,000 वोल्ट। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, केवल समझने के लिए हम इसको एग्जांपल ले रहे हैं। अब जैसे ही 10,000 चार्ज हमने, अब इस पर हमने एक चार्ज और डाला, एक चार्ज हमने इस पर और डाला, इसका टोटल चार्ज कितना हो गया? 10,001 कूलॉम चार्ज। पोटेंशियल भी एक इंक्रीज हो गया। कितना पोटेंशियल हो गया? 10,001 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। ओके, जैसे ही ये एक चार्ज हमने एक्स्ट्रा डाला, इसका प्लस का फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो एक नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा। अब इसका नेट चार्ज कितना हो गया? जब यहां से एक प्लस दिया था तो प्लस किया गया, यहां से एक नेगेटिव इसमें आ गया तो एक नेगेटिव चार्ज माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 10,000 कूलॉम। इस नेगेटिव चार्ज के आने से इसका पोटेंशियल भी तो नेगेटिव होगा, पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। अब कितना वोल्ट रहा? 10,000 वोल्ट। फिर यहां से एक चार्ज हमने भेजा, फिर यहां से एक चार्ज हमने भेजा। जब यहां से एक चार्ज भेजा तो फिर जाके वो चार्ज ऐड हो गया, 10,001 चार्ज। उस एक चार्ज जो वहां से आया उसकी वजह से एक पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ, तो पोटेंशियल हो गया 10,001 वोल्ट। जैसे ही वो चार्ज यहां पर आया, इसका फोर्स फिर बढ़ा और इसने इस वाले मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज आया। अब टोटल चार्ज कितना हो गया? नेगेटिव आया, टोटल चार्ज फिर से 10,000, और उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से पोटेंशियल भी एक माइनस हो गया। कितना पोटेंशियल हो गया? 10,000 वोल्ट। फिर हमने यहां से एक चार्ज भेजा, जब एक चार्ज हमने भेजा फिर से एक चार्ज आकर इस पे ऐड हो गया, 10,001। जैसे एक चार्ज भेजा पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होकर 10,001 हो गया। और जैसे ही वो चार्ज आया, ये वाला फील्ड फिर से बढ़ गया पॉजिटिव, इसने इस वाले मॉलिक्यूल से इस वाले मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो नेगेटिव चार्ज खींच लिया 10,000 कूलॉम। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से वोल्टेज भी एक माइनस हो गया, 10,000 वोल्ट। अब आप देखिए, एक बार अगर एयर के मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो गए, फिर इसके बाद आप कितने भी चार्ज दे दो, आप चार्ज इंक्रीज नहीं कर सकते। हर बार वो चार्ज आपको कितना मिलेगा? 10,000, 10,000, 10,000। वोल्टेज भी हर बार कितना मिलेगा? 10,000, 10,000, 10,000।
आप जैसे जैसे चार्ज देते रहेंगे यहां से वो इलेक्ट्रॉन्स खींचता रहेगा और इसके चार्ज को फिर बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब इस कंडक्टर को, इस कैपेसिटर को चार्ज करने की लिमिट आ गई। अब उससे ज्यादा चार्ज आप इसमें इकट्ठा नहीं कर सकते। 10,000 से चार्ज ज्यादा हो ही नहीं रहा, आप देख तो रहे हैं। हम तो देना चाहते हैं, हम देते हैं तो ये इधर से खींच लेता है और फिर से अपने आप को 10,000 बना लेता है। हम फिर देते हैं, फिर यहां से एयर से खींच लेता है, फिर 10,000 बना लेता है आपको। हम फिर देने जाते हैं, ये फिर एयर से खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को और अपने आप को फिर 10,000 में ले आता है। तो हम तो चार्ज उसको दे रहे हैं, लेकिन वो चार्ज उस पर रुकता नहीं है। ठीक है। और एक चीज देखिए, एक और बड़ी अच्छी चीज देखिए ध्यान से। जब एयर का मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में कैसा था, इसके पास जितना प्लस था उतना ही माइनस था, इसलिए शुरुआत में एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे थे? एयर के मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल थे, उदासीन थे, क्योंकि उनके पास जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही उनके पास नेगेटिव चार्ज था। ओके, अगर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है तो ये न्यूट्रल है। लेकिन जब इन सारे प्लस ने मिल करके इनके एक एक इलेक्ट्रॉन खींच लिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा अब ये चार्ज, इसका नेट चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका नेट चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, इसका नेट चार्ज पॉजिटिव। सबके इलेक्ट्रॉन खींचे, इसलिए सबके नेट चार्ज कैसे हो गए? पॉजिटिव। आप सभी बच्चों को बेटा याद होगा, किसी उदासीन वस्तु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका नेट आवेश कैसा हो जाता है? धनावेशित। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए? पॉजिटिव। अब आप ध्यान से देखो, हम यहां से पॉजिटिव देते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमने यहां से पॉजिटिव चार्ज दिया, वो तो बढ़ नहीं रहा है। 10,000 का 10,000 है, वो बढ़ नहीं रहा। हम क्या देखते हैं कि यहां हमको पॉजिटिव दिखते हैं, बाहर कंडक्टर के पॉजिटिव चार्जेस दिखते हैं। अब पॉजिटिव चार्जेस को तो हम पहचानते नहीं, उनका चेहरा तो बना नहीं है कोई, इसलिए पॉजिटिव चार्जेस को तो हम पहचानते नहीं है कि जो हमने दिया वही वाला ये है या दूसरा वाला है। हमें तो बस इतना दिखता है कि पॉजिटिव दिया और ये पॉजिटिव यहां दिखता है। और ये कौन सी सिचुएशन है? ये वही सिचुएशन है कि एक बार टंकी के नीचे, नल के नीचे रखी हुई बाल्टी में 25 लीटर पानी से फुल हो गई बाल्टी, आपने नल उसके बाद भी बंद नहीं किया। अगर आपने नल उसके बाद भी बंद नहीं किया तो 25 लीटर तक तो बाल्टी भरी और उसके बाद बाल्टी से निकलकर पानी कहां जाने लगा? बाहर। तो पानी कहां नजर आने लगा आपको? बाहर नजर आने लगा। वही सिचुएशन है यहां पर। देखिए, अब आप यहां से चार्ज देते हो तो वो चार्ज तो 10,000 से ऊपर जा नहीं रहा, लेकिन जो चार्ज आप देते हो वो आपको यहां दिखता है बाहर। ये क्या होने लगा? तो आंसर है, इसको हम बोलते हैं चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो गया। जैसे वहां पानी लीक आउट होना शुरू हो गया था, वैसे चार्ज लीक आउट होना स्टार्ट हो गया। और एक बार अगर चार्ज लीक आउट होना स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद आप उस कंडक्टर में चार्ज को इकट्ठा नहीं कर सकते। आप जितना भी चार्ज दे दोगे ये चार्ज सब बाहर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, ये वही सिचुएशन है कि बाल्टी में आप पानी भरने जाते थे तो बाल्टी से पानी बाहर गिर जाता था, एक लिमिट आ गई उसकी, उसके बाद तो पानी नहीं जाएगा उस पर। ऐसे ही एक लिमिट आ गई इसकी, इसके बाद चार्ज इस पर नहीं जा रहा है, उस पर चार्ज 10,000 बना, वो बढ़ ही नहीं पा रहा। लेकिन हम देखते हैं कि चार्ज हम देते हैं पर प्लस तो हमको यहाँ बाहर दिखता है, तो हमको क्या लगता है कि जो चार्ज हमको दे रहे हैं वो यहाँ बाहर आ जाता है, यानी कि लिमिट आ गई, कैपेसिटर भर चुका है और वो चार्ज बाहर फैल रहा है। बाल्टी वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, ये चीज हमने देखा और अब हम समझ गए कि किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज दोगे तो उसमें चार्ज इकट्ठा करने की अपनी एक लिमिट है, चार्ज को स्टोर करने की अपनी एक सीमा है। एक लिमिट से ज्यादा चार्ज हम स्टोर नहीं कर सकते। ये लिमिट कब आती है? आंसर है जब ये इसका फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि एयर में से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, उस वक्त इसकी लिमिट आ जाएगी, उससे ज्यादा चार्ज नहीं भर पाओगे। एयर में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एयर का आयोनाइजेशन होने लगा, वायु का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो चालक को आवेश देते जाएं, आवेश देते देते जब उसके चारों ओर की वायु का आयनीकरण प्रारंभ हो जाएगा
इसका मतलब है इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने लगा, उसके बाद फिर आउट चार्ज आप उस पर नहीं भर सकते हो, क्योंकि जो भी चार्ज आप उस पर भरोगे वो चार्ज लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहें तो इस प्रोसेस को, आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो हम इसको थोड़ा सा 2 लाइंस में नोट कर लेते हैं जरा। क्या नोट करेंगे? चालक को जब हम लगातार आवेश देते जाते हैं तो एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र, चार्ज देते देते इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा हो जाएगा कि उसके चारों ओर की वायु का आयनीकरण प्रारंभ हो जाएगा। तो एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र पर चालक के चारों ओर उपस्थित वायु के कणों का आयनीकरण आयोनाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। चालक को जब हम लगातार आवेश देते जाते हैं तो एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र ई पर चालक के चारों ओर उपस्थित वायु के कणों का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है। वायु का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है, इसे परावैद्युत भंजन यानी कि इंसुलेशन ब्रेकडाउन कहा जाता है। इससे इंसुलेशन ब्रेकडाउन कहा जाता है। मतलब जब वायु के कणों का आयनीकरण शुरू हो जाएगा तो वो जो घटना होगी उसको हम बोलते हैं इंसुलेशन ब्रेकडाउन, परावैद्युत भंजन। और परावैद्युत भंजन जिस वैद्युत क्षेत्र पर स्टार्ट होता है परावैद्युत भंजन जिस वैद्युत क्षेत्र के आने से स्टार्ट होता है या जिस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर स्टार्ट होता है उससे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य अंग्रेजी में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। ठीक, इंसुलेशन ब्रेकडाउन के बाद या वायु के कणों के आयनीकरण के बाद वायु के कणों के आयनीकरण के बाद चालक में और अधिक आवेश
एकत्र नहीं किया जा सकता। क्योंकि उस समय आवेश लीक आउट होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमको एक बात समझ में आती है कि हर कैपेसिटर की, हर कंडक्टर की अपने अंदर चार्ज को रखने की अपनी एक लिमिट है। अनलिमिटेड चार्ज हम उस पर स्टोर नहीं कर सकते। और वो किस वजह से? उसके चारों तरफ भरे एयर की वजह से। कि अगर आप आवेश देते जाएंगे तो एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र के आने पर चालक के चारों ओर उपस्थित वायु के कणों का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसे परावैद्युत भंजन कहा जाता है। परावैद्युत भंजन जिस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर स्टार्ट होता है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वायु के कणों के आनेकण के बाद चालक में और अधिक आवेश एकत्र नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि जैसे ही हम देंगे चार्ज, वो यहां से नेगेटिव खींच लिया करेगा। फिर हम कितना भी दे दें आप भर ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय आवेश लीक आउट होना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, एयर की, जैसे मैंने बोला कि आयनीकरण जिस पर प्रारंभ हो जाएगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड आने से आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वायु के लिए ये कितनी होती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलॉम आप भी बोल सकते हैं। ये एयर के लिए इतनी होती है। जैसे आपने ये एक कंडक्टर रखा, इसको आप चार्ज देते गए, चार्ज देने से इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। जैसे ही इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर आएगी, इसके बाद जब आप चार्ज दोगे, चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर आप इसमें चार्ज स्टोर नहीं कर सकेंगे। ठीक, ओके। अब यहां पर हमने देखा कि चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ ये एयर में आयोनाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब आप एक क्वेश्चन ये हमसे कर सकते हैं कि सर, अगर हम अभी एयर का भंजन कब स्टार्ट हो जाता है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पर एयर का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कंडक्टर के चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ अभी हमने एयर भरी हुई है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ पहुंचा, एयर का ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ और उसके बाद चार्ज का स्टोर बंद हो गया, उसकी लिमिट आ गई, उसके बाद चार्ज स्टोर नहीं हो पाता उस पर। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम एयर के बदले एक ऐसा मीडियम कंडक्टर के चारों तरफ लगा दें, अभी कंडक्टर के चारों तरफ एयर है, हमने एयर हटा दिया, एयर की जगह पर हमने यहां पर एक ऐसा मीडियम लगाया जिसका भंजन 3 × 10⁶ पर स्टार्ट नहीं होता, उसका भंजन स्टार्ट होता है 8 × 10⁶ पर। सोचिए थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा इसको सोचना है कि एयर का ब्रेकडाउन 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पर स्टार्ट हो गया, उसके बाद अब आप चार्ज भर नहीं पा रहे हो, अच्छी बात है। अगर एयर की जगह पर हमने एक ऐसा मटेरियल लगा दिया जिसके इलेक्ट्रॉन्स का या जिसके मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन 3 × 10⁶ पर स्टार्ट नहीं होता, या जाके 8 × 10⁶ पर स्टार्ट होता है, फिर क्या होगा? हम इसको चार्ज देंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻, देखो कौन सा मटेरियल हमने भर दिया है जिसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 8 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा, अब हमने इसको चार्ज दिया, इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, हम चार्ज कॉन्टिन्यूअसली देते जा रहे हैं।
बढ़ते बढ़ते इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। बताइए इलेक्ट्रॉन तोड़ लिया जाएगा, चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं स्टार्ट होगा? अभी नहीं स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि एयर का ब्रेकडाउन 3 पर होता था, पर इस कंडक्टर के चारों तरफ अभी जो मटेरियल हमने भर के रखा हुआ है उसका तो ब्रेकडाउन 8 पर स्टार्ट होगा जाकर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ हो गया, लेकिन चारों तरफ के उस मटेरियल का ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए हम और चार्ज इसको दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, लेकिन अभी इसके चारों तरफ जो मटेरियल हमें भरा हुआ है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमें भर के रखा हुआ है, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ। अगर उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ तो 8 तक जब ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा तब तक एयर की तुलना में आप ज्यादा चार्ज इसमें स्टोर कर सकते हो। भाई एयर का ब्रेकडाउन 3 पर स्टार्ट हो गया, एयर को आप चार्ज दे रहे थे, ब्रेकडाउन जैसे ही 3 × 10⁶ हुआ, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, लिमिट आ गई। लेकिन जब हमने मटेरियल बदल दिया, एयर के बजाय कोई दूसरा मटेरियल लगा दिया जिसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन 8 × 10⁶ पर होता है, तो क्या होगा? आप 4 दोगे तो भी टूट नहीं रहे हैं अभी मॉलिक्यूल्स, 5 पे, 6 पे, 7 पे नहीं टूट रहे हैं। तो अब आप वायु की तुलना में ऐसा मटेरियल भर देने से ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहते हो कि कंडक्टर में हम ज्यादा चार्ज भरें, तो वो डिपेंड करता है कि आपने उसके चारों तरफ मटेरियल कौन सा लगा के रखा है। अगर आप ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला मटेरियल लगाओगे तो ज्यादा चार्ज आप उसमें एकत्र कर सकते हो। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप कम वाला लगा लोगे, 1 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर वाला ही मेटल भर दो, तब तो 1 पे ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर तो उतना भी चार्ज आप नहीं भर पाओगे जितना आप एयर में भर सकते हो। तो किसी भी कंडक्टर में अगर आप चार्ज एयर की तुलना में और भी ज्यादा भरना चाहते हो तो आपको उसके चारों तरफ का मीडियम चेंज करना पड़ेगा, और वो मीडियम ऐसा कर लो जिसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन एयर के इंसुलेशन ब्रेकडाउन से भी ऊपर होता हो। फिर आप उसमें उस वैल्यू तक, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा तब तक आप उसमें और ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कर सकते हो, और ज्यादा चार्ज डिपॉजिट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जब मैं ये बताता हूं तो सभी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम इस कंडक्टर के चारों तरफ वैक्यूम क्रिएट कर दें, एयर रहने से 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पर इलेक्ट्रॉन टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, एयर के इंसुलेशन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कंडक्टर के चारों तरफ वैक्यूम क्रिएट कर दें, निर्वात कर दें, जब आप कंडक्टर के चारों तरफ निर्वात कर दोगे, ध्यान से देखना बेटा, ये कंडक्टर है, हम इसको चार्ज दे रहे हैं, आप चार्ज लगातार इस पे भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और इसके चारों तरफ कैसा है? इसके चारों तरफ तो एयर भी नहीं है, इसके चारों तरफ वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया है, निर्वात हमने उत्पन्न कर दिया। अब क्या होगा? क्या अब भी 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर इसकी लिमिट आ जाएगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड होने से एयर के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन टूटना शुरू हो जाते थे, लेकिन इस वक्त तो इसके चारों तरफ एयर है ही नहीं, कोई मीडियम ही नहीं है। अगर कोई मीडियम ही नहीं है, अगर वैक्यूम होगा तो कोई मीडियम ही नहीं है, और अगर कोई मीडियम ही नहीं है तो कितना भी आप इसको चार्ज देते जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन इसके चारों तरफ तो तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। अरे इसके चारों तरफ तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद थे कि नहीं थे? तो टूटे। लेकिन अगर यहां वैक्यूम है, निर्वात है, तो इसके चारों तरफ टूटने के लिए तो इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है। अगर इसके चारों तरफ टूटने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है तो कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, और अगर कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो हम इसमें चार्ज एकत्र कर सकते हैं। और ये सच है थ्योरेटिकली इट इज ट्रू कि अगर हम किसी कंडक्टर के चारों तरफ निर्वात उत्पन्न कर दें तो हम उस पर इंफिनिट चार्ज एकत्र कर सकते हैं।
अनंत आवेश हम उस पर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारी दुनिया में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा निर्वात नहीं उत्पन्न कर सकते कि इसके चारों तरफ एक भी मॉलिक्यूल ना मिले। हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्फिनिट चार्ज भी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो फिर से सुनिए, अगर आपको कंडक्टर की या कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप क्या करिए? दो चीजें आप कर दीजिए। या तो आप उस कंडक्टर का साइज बड़ा कर दीजिए, अभी आपने इतना बड़ा रखा है तो 10,000 चार्ज एकत्र कर पाए, आप साइज और बड़ा कर दीजिए, इसी में 1,00,000 चार्ज आप इकट्ठा कर सकते हो। तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाना है अगर आपको, तो आप दो काम कर सकते हो। पहली चीज, उसका साइज बड़ा कर सकते हो। साइज बड़ा करोगे, छोटे साइज में कम चार्ज इकट्ठे हो पाते हैं, बड़े साइज के कंडक्टर में ज्यादा चार्ज इकट्ठे हो पाएंगे। दूसरी चीज, उसके चारों तरफ का मटेरियल बदल दो और ऐसा मटेरियल लगाओ जिसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन एयर के इंसुलेशन ब्रेकडाउन से भी ज्यादा हो। ज्यादा होगा तो उस इंसुलेशन ब्रेकडाउन तक पहुंचने के लिए और ज्यादा चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी आप दो तरह से बढ़ा सकते हैं, पहले उसका साइज बड़ा करके, दूसरा उसके चारों तरफ का मीडियम चेंज करके। और अगर किसी कंडक्टर के चारों तरफ का मीडियम आपने वैक्यूम कर दिया तो थ्योरेटिकली आप उसमें कितना चार्ज इकट्ठा कर सकते हो? आंसर है थ्योरेटिकली तो हम उसमें अनंत चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम ऐसा करने जाते हैं तो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि प्रैक्टिकली हम कहीं पर भी कंप्लीट वैक्यूम 100% वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, 100% वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते तो हम 100% इसमें इन्फिनिट चार्ज भी इकट्ठा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अब हमको एक बात समझ में आ रही है कि हर कंडक्टर की, हर कैपेसिटर की चार्ज को अपने अंदर भरने की अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है? और उस लिमिट तक ही हम उसमें चार्ज भर सकते हैं। उस लिमिट से ज्यादा अगर आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज उसके चारों ओर के सराउंडिंग में लीक होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप चार्ज उसमें नहीं भर सकते, ठीक है? तो आई होप कि ये कैपेसिटर क्या होता है, उसमें चार्ज भरने की अपनी एक लिमिट होती है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब इसमें जो मैंने एक वर्ड आया कि हर कैपेसिटर की अपने अंदर चार्ज को भरने की एक कैपेसिटी होती है, तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल जो पढ़ने वाले हैं वो कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटी का मतलब धारिता, और देखेंगे कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, उसकी धारिता जो होती है वो किन बातों पर डिपेंड करती है, कितनी होती है, और इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। आज मैंने फिजिक्स में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं और उन सारी बातों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो उन सारी बातों को तैयार करके अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।